नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नामकरण और काल विभाजन को पढ़ेंगे। और एक बात आप लोग जानते हैं कि इनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा सा लगता है, क्योंकि इनकी पुस्तक को सच्चे अर्थों में ही हिंदी साहित्य का इतिहास का पुस्तक माना जाता है। तो जब सच्चे अर्थों में ही कह दिया गया, इसका मतलब है कि बाकी को झूठे नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ इनकी पुस्तक है, लगभग किसी राइटर को उठा के देख लीजिए तो वो कहते हैं कि इनके बिना, जैसे कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ही लिखते हैं कि इनके बिना, इनकी पुस्तक के बिना हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना मुश्किल सा है। तो ऐसा ही कुछ भावार्थ है उनका लिखने का उनकी पुस्तक में। तो दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसके बारे में आज हम लोग छोटा सा 2-4 फैक्ट जानेंगे कि काल विभाजन और नामकरण में क्या क्या दिए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन, ठीक, और नामकरण। तो इन्होंने जो पहला काल था उसको वीर गाथा काल नाम दिया था, जिसे आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। और उसका समय इन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी तक माना था, ठीक। आगे अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसका भक्ति काल नाम दिया था और जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय काल था 1375 से 1700 ईस्वी तक था, ठीक, ये रहा। अगला जो इन्होंने नाम दिया वो था रीतिकाल, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और इसका समय था 1700 से 1900 ईस्वी। और लास्ट जो 4 नंबर है तो गद्य काल, और इसको आधुनिक काल भी कहते हैं। और इसका समय था 1900 से 1984। तो इन्होंने टोटल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया था, जो ये आप लोगों को सामने है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि एक तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है, ये चीज़ मान के चलिए सोना है, सोना, ठीक। अब हम लोग इसके बाद कुछ और भी राइटर्स हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो उन्होंने काल विभाजन किया है, नामकरण किया है, तो उनका भी देखेंगे आधार। तो चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और नोट करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ये तो सर्वमान्य हैं ही, तो इनके अलावा और कौन से कवि हैं और उन्होंने क्या नाम दिया है, क्योंकि परीक्षा में दोस्तों फिर एक पे तो निर्भर रहता नहीं, वो तो वहाँ पे सबका देगा, फिर पूछेगा कि ये नाम किसने दिया है, ये नाम किसने दिया है। तो आइए, जो अगला नाम आता है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप लोग नोट कर लीजिए। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ठीक। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो इन्होंने, इनकी जब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इन्होंने लगभग मोटा मोटा इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, काल विभाजन और जो नामकरण किया है। तो जो पहला नाम आता है इनके अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, तो वो नाम है संधि काल। और ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादातर 1 बार 2 बार 2 बार नहीं, कई बार पूछ चुका है कि संधि काल आदिकाल को किसने कहा है। तो संधि काल, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इन्होंने जो नाम दिया है वो संधि काल, और इसका समय इन्होंने 700 से 1000 ईस्वी तक माना है। तो आप लोग इसको साथ में, संधि काल नहीं, संधि काल है, नोट करते चलिए, ठीक। 700 से नहीं दोस्तों, सॉरी, 750 से, यहाँ 750 नोट कर लीजिएगा, 750 से। जो अगला नाम ये देते हैं, तो अगला नाम देते हैं चारण काल, ठीक। तो अगला नाम इन्होंने दिया है जो दूसरा इसमें है, चारण काल। और इसका समय इन्होंने माना है 1000 से 1375। तो 1000 से 1375 ईस्वी। तीसरे नंबर पे जो ये नाम देते हैं तो उसका नाम है भक्ति काल। और इस भक्ति काल के समय काल की जो बात करते हैं तो 1375 से 1700 लगभग फिर उसी शुक्ल जी के पैटर्न पे ये आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो 4 नंबर पे
इन्होंने, तो 4 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है रीतिकाल। रीतिकाल, और जब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल को भी इन्होंने भी 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। और जो लास्ट आता है 5 नंबर पे जो ये रखे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल को भी इन्होंने, आप लोग नोट कर लीजिए, आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय इन्होंने 1900 से अब तक माना है। उन्नीस सौ से अब तक। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये काल विभाजन नामकरण था दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैसे भी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले जो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं कि उन्होंने क्या नाम दिया था और कैसे विभाजन किया था और कितने भागों में बांटा था। तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का देखा, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण वही है संधि काल वाला, बार बार कई बार पूछ चुका है। अगला जो नाम आता है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपना क्या मत दिया है हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में। ठीक, तो इन्होंने भी उसी पैटर्न पे चला है, और सबसे पहला जो नाम आता है इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। और तो चलिए जो पहला है ये आदिकाल, और ये कुछ अलग ही समय मानते हैं दोस्तों। सबने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं सबने अपना कुछ अलग थोड़ा सा करने की कोशिश किया है ताकि उनकी पहचान बने। क्योंकि अगर मान लीजिए सेम टू सेम पैटर्न पे अगर चल दे तो फिर ये होगा कि हाँ उन्हीं का कॉपी किए हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा समय ऊपर नीचे कर करके खुद को अपना अलग बैठाया है। तो इन्होंने आदिकाल का समय 1144 से 1375 माना है। सब तो लगभग वहीं रामचंद्र शुक्ल जी के इर्द गिर्द ही मानते हैं, आसपास में ही, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसके बाद अगला जो आता है तो इन्होंने पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, और इसका समय इन्होंने 1375 से 1600 ईस्वी तक माना है। तो देखिए ये रहा। अब आगे आते हैं उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल, और इसका समय इन्होंने 1600 से 1875 जी 1875 ईस्वी माना है। और इसके बाद हम लोग जो 4 नंबर पे इन्होंने जो नाम दिया है तो उसका नाम है आधुनिक काल, और इन्होंने आधुनिक काल को 1875 से अब तक माना है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर करके सबने लगभग जो भी अब इसके बाद देखेंगे राइटर लगभग उन्होंने शुक्ल जी के ही पैटर्न को फॉलो किया है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखे ताकि ये ना लगे कि सेम टू सेम नाम दिया है, और अपना इन्होंने नाम दिया है और नामकरण किया है। तो देखिए ये रहा गणपति चंद्र गुप्त द्वारा विभाजित नामकरण और काल विभाजन। ठीक, तो अब दोस्तों आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ऐसे ही 1-2 और राइटर है उनका काल विभाजन और नामकरण लेके, उसके बाद हम लोग सीधे आदिकाल पे बात करेंगे अब। और एक बार लोग आप लोग को रिकैप करा दे कि हम लोग सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित फैक्ट जाने, उसके बाद काल विभाजन और नामकरण पढ़ रहे हैं। 1-2 क्लास बाद हम लोग फिर आदिकाल पे सीधे पहुंचेंगे, और प्रत्येक काल को आदिकाल फिर भक्तिकाल धीरे धीरे करके एक काल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।